डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं अर्चना मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीए ऑनर्स हिंदी अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम HND AEC 101 हिंदी भाषा और संप्रेषण के अंतर्गत आज हम 5वीं इकाई पल्लवन और संक्षेपण के विषय में पढ़ेंगे। मित्रों, इस इकाई का लेखन डॉक्टर पार्वती गोसाई जो SP यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं हिंदी विभाग में, उन्होंने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं हूँ। उद्देश्य इस इकाई का है पल्लवन और संकुचन के अंतर को समझना। संकुचन यानी संक्षेपण के अंतर को समझना। पल्लवन के अर्थ, स्वरूप, परिभाषा और सामान्य नियमों को हम इस भाग में समझेंगे। ये पूरी इकाई हम 2 भागों में हमने विभाजित की है। 2 व्याख्यान होंगे इस पर। इस व्याख्यान में पल्लवन के ऊपर हम केंद्रित रहेंगे, जिसमें हम उसके अर्थ, स्वरूप और परिभाषा और सामान्य नियमों को समझेंगे और उसके महत्व और उपयोगिता को जानेंगे। पल्लवन और संक्षेपण, भाषा के विस्तार और संकुचन की वास्तुकला। मित्रों, ये जैसे भवन निर्मित होता है वैसे ही लेखन भी निर्मित होता है और भवन के निर्माण में जिस तरह वास्तुकला लगती है उसी प्रकार ये पल्लवन और संक्षेपण भी लेखन की वास्तुकला है, भाषा के विस्तार की और उसके संक्षेपण या संकुचन की। पल्लवन किसी एक विचार बिंदु का होता है। विचारों का पैमाना जो होता है, एक लेखक की शक्ति होती है, वो विचार कोई किसी भी विषय पर वो जब लिखने जाता है तो एक विचार बिंदु होता है। उस विचार बिंदु जो उसके मन में पनपता है उसको लेकर फिर वो आगे बढ़ता है और विस्तृत करता जाता है। जैसा कि आप सामने अपने PPT में देख रहे हैं कि ये इसमें एक छोटे से बीज से जैसे पूरा वृक्ष निकल आता है, उसी तरह से विचार बिंदु से एक पूरा विस्तृत आलेख तैयार हो जाता है। एक कोई भी सूक्ति वाक्य मान लीजिए लेखक को मिलता है और उसको फैला करके उस सूक्ति वाक्य को, एक वाक्य को वो फैला करके एक बड़े आलेख में बदल देता है। यही जो ये विस्तार है यही पल्लवन करना कहलाता है। पल्लवन शब्द का मूल अर्थ ही है पल्लव आना, पत्ते आना। जिस तरह से बीज जब अंकुरित होता है उस पे छोटे छोटे 2 पत्ते निकलते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, वही चीज़ है पल्लवन। जब आप किसी विचार बिंदु को लेते हैं और वो विचार बिंदु फिर आपको फैला करके पूरा सामने रख देना, वृक्ष के रूप में रख देना है। वो केवल एक वाक्य है पहले बिंदु के रूप में, विचार के रूप में, और फिर उसके समस्त शाखाएं प्रशाखाएं, उसके पत्र और पुष्प सभी सामने आ जाते हैं आलेख में, वही पल्लवन है। यहाँ पर उसकी परिभाषा दी हुई है। किसी सघन और गुम्फित विचार को गहराई से खोलना और उसे एक विस्तृत रूप देना पल्लवन कहलाता है। ठीक है। भाषा पर सच्चा नियंत्रण वही है जो यह तय कर सके कि कब विचार को विस्तार देना है और कब उसे संकुचित कर लेना है। संकुचन है कि आप बहुत फैली हुई चीज है और उसको आप निचोड़ करके एक बिंदु के रूप में ला देते हैं। ये चित्र से आपको स्पष्ट है, चारों तरफ से उस में आ रही है, उस फनल में आ रही है, उस कुप्पी में चीजें आ रही हैं और संघनित होकर के एक तत्व के रूप में निकल रही हैं। जैसे कि ये इसको आप
उससे समझ सकते हैं कि जो अर्क निकाला जाता है किसी बड़े तत्व है या बड़ा कोई ये है, जैसे गरी है, नारियल है, और उसमें से नारियल का अर्क निकालें, है ना, उसको प्रोसेस करके अर्क निकालें, एक बहुत संघनित छोटा सा जो इत्र, विशेषकर इत्र जो बनता है, तो इत्र बनाते समय यही करते हैं, फूलों की और जो जिन भी तत्वों से इत्र बनाना है उससे पूरा उसका सार तत्व खींच करके और एक बहुत बड़े समूह से या बहुत बड़ी मात्रा से एक छोटी सी शीशी इत्र तैयार होता है ना, और वही इत्र कितना सुवासित करता है। उसी प्रकार से संकुचन है या संक्षेपण है कि आप पूरा विचार चारों तरफ से लेते हैं और उसको अंत में उसका निचोड़ एक वाक्य के रूप में निकाल देते हैं। तो पल्लवन है कि एक विचार बिंदु से पूरा वृक्ष खड़ा कर देना, और संकुचन या संक्षेपण है कि पूरे विस्तृत आलेख से एक विचार बिंदु के रूप में उसे ले आना। तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं। पल्लवन है गागर में सागर का विस्तार, है ना, कोई सुगठित और सुगंफित विचार है, बिल्कुल सूक्ति वाक्य जैसा हम कह रहे हैं, उसका जब हम भाव का विस्तार करते हैं तो वो पल्लवन कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए मिनिएचर एसे, लघु निबंध शब्द का प्रयोग होता है ना, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो मूल वाक्य में बात कही गई है उसको सही अर्थ में पकड़ना और स्पष्ट करना। मैंने एक छोटा सा वाक्य कोई दे दिया किसी ने कि जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप ये कहा कि व्यक्ति ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिलता। ये एक वाक्य कह दिया गया, एक सूक्ति है, एक बन गया, लेकिन अब इसका क्या मंतव्य है, कैसे ये बात सार्थक है और क्या इसमें संभावनाएं बनती हैं, इस वाक्य को स्वरूप लेने में क्या संभावनाएं बनी, क्या जो लेखक है या जिसने भी ये वाक्य कहा उसके पीछे के विचार क्या हैं, वो सब कुछ फैला करके बिल्कुल जब स्पष्ट कर देता है व्यक्ति कि आज संसार में वही चारों ओर भ्रष्टाचार दिखाई बने। लेखक का जो अनुभव है, जिसने ये सूक्ति वाक्य कहा, उसका जो अनुभव है वो अपने चारों ओर के दुनिया के भ्रष्टाचार को देखने के बाद उसने ये वाक्य कहा कि चारों ओर बेईमानी का राज दिखाई पड़ रहा है और ऐसे बेईमानी के राज में ईमानदार वही व्यक्ति है जिसको वस्तुतः बेईमानी का कोई मौका नहीं मिला, है ना। अब इसमें पल्लवन करने में चुनौती क्या है कि आपको समझना है कि कोई भी गंभीर तथ्य कोई भी दिया है जो आपकी अपने परीक्षा की भी तैयारी करें या अभ्यास करें पल्लवन का, तो आप जो सूक्ति वाक्य लेते हैं या जो भी आपको दिया जाता है तो उसमें कैसे आप उसके तथ्य को समझ पाते हैं और फिर उसको कितना आप खोल पाते हैं, यही आपकी चुनौती है। पल्लवन करने में चुनौती यही है कि आप जो वाक्य सूक्ति के रूप में, या हो सकता है कई बार आपको केवल एक या दो शब्द दे दिए जाएं, तो उस शब्द को आप कितनी गहराई तक उतर कर समझ सकते हैं और फिर उसमें से तत्व निकाल करके उसमें छिपे हुए निहित विचारों को, जो कहा कि वो एक गागर में दिया हुआ है, उस गागर से आप सागर किस तरह से बना देते हैं। अच्छा, पल्लवन की सीमाएं कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो पल्लवन जो है मूल भाव को स्पष्ट करना है, ठीक है। नियम क्या है इसका कि केवल मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार होता है, अपनी ओर से कोई आलोचना नहीं करनी होती है। मतलब आप जो मैंने अभी उदाहरण स्वरूप वाक्य दिया कि ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का अवसर नहीं मिला। हो सकता है कि इस वाक्य से आप सहमत न हो, आपकी अपनी कुछ मान्यताएं हों, या आप कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जो व्यक्ति ईमानदार है उसको मौका मिले अथवा ना मिले वो नहीं बेईमानी कर सकता या वो बेईमानी नहीं करेगा।
जो बेईमान नहीं है वो बेईमानी नहीं करेगा। जो ईमानदार, वास्तविक ईमानदार व्यक्ति है वो हर परिस्थिति में ईमानदार ही बना रहेगा। ये आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन जब आपको ये वाक्य दिया जाए और आपको इसका पल्लवन करना है तो उसमें अपनी मान्यता आप आरोपित नहीं कर सकते हैं। अपनी ओर से आप कोई आलोचना, कोई समीक्षा, कोई नुक्ताचीनी आप लेखक के मंतव्य पर नहीं कर सकते हैं। आपको समझना है कि लेखक का क्या मंतव्य है, लेखक वस्तुतः क्या कहना चाहता है, और उसी के विचारों को आपको बाहर लेकर के आना है। उसमें अपने विचार, अपनी मान्यताएं, अपनी समीक्षा उसमें नहीं जोड़नी है। एक्चुअली इसमें क्या अंतर है, पल्लवन क्या चीज़ है, व्याख्या क्या चीज़ है और भावार्थ क्या है। व्याख्या में आप भाव या विचार का विस्तार कर सकते हैं, है ना। इसमें आलोचना और टीका टिप्पणी भी आप कर सकते हैं, जो कि आप पल्लवन में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कि पल्लवन जो है वो आप केवल लेखक के भावों को ही विस्तृत रूप में सामने लाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल कतई कोई दूसरा अपना विचार नहीं जोड़ना है। व्याख्या जब आप करते हैं तो आप व्याख्या करते समय अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। अपनी जो आपकी समीक्षा है, आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं, वो सब भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये ऐसा कहा गया है लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही, या मैं ऐसा समझती हूँ। इस प्रकार से करके भी आप उसको आगे ले जा सकते हैं व्याख्या को। लेकिन वस्तुतः भावार्थ यदि कहा जाए तो माने जो मुख्य उसके भाव का अर्थ है, माने कविता जो कहना चाहती है उसको एक वाक्य के रूप में या एक विचार के रूप में उसको प्रस्तुत कर देना, तो वो एक तरह से समरी हो जाती है, एक तरह से संकुचन होता है, तो ये भावार्थ होता है। तो अभी आपने पल्लवन, व्याख्या और भावार्थ, इन तीनों के अंतर को समझा, ठीक है। अब पल्लवन के आधारभूत नियम क्या हैं, हम क्या करें और क्या न करें। तो पहले हम क्या करें, तो दृष्टिकोण, रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। यानी कि आप जो लेखन करेंगे, पल्लवन का जो लेखन होगा, वो उसमें आप मैं नहीं घुसाएंगे या तुम नहीं लाएंगे। मैं और तुम उसमें बिल्कुल नहीं होता है, वो अन्य पुरुष में ही होती है। यानी तीसरे व्यक्ति के रूप में, माने उसने ऐसा कहा, माने लेखक ने ऐसा कहा, लेखक का ऐसा मंतव्य है, यही रहेगा। मैं और तुम उसमें बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। विस्तार की शैली होती है, समास की नहीं। माने आपको जो भी बात कहनी है, भले ही 2 की जगह 5 शब्द लगे, लेकिन आपको वो 5 शब्दों में कहनी है। अपनी बात को पूरा स्पष्ट करना है, फैला करके कहना है, विस्तृत रूप से कहना है, उसको कहीं से भी संकुचित नहीं करना है। पुष्टि, माने जो आप बात कह रहे हैं, आपके सामने है तो बिल्कुल शब्द 1-2 ही, है ना, लेकिन अगर आप उसको बता रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप उदाहरण जोड़ सकते हैं। जो उसके आपकी जो आपने जो बात फैलाई है, उस फैलाने के अनुमोदन के लिए आप कोई उदाहरण जोड़ सकते हैं। और भाषा कैसी होनी चाहिए, तो छोटे वाक्य, छोटे रखें, स्पष्ट हो, है ना। बहुत ज़्यादा एक किसी तरफ झुकाव न हो कि बहुत संस्कृतनिष्ठ हो जाए या बहुत ही ज़्यादा बोलचाल की हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए। स्पष्ट, पढ़े लिखों को समझ में आए, अच्छी भाषा होनी, शिष्ट भाषा होनी चाहिए, परिनिष्ठित हिंदी होनी चाहिए, है ना। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा विद्वत्ता अपने दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से सबको समझ में आए वैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। अब क्या ना करें, तो जैसे पहले ही बताया कि मूल लेखक के विचार की आलोचना या टिप्पणी बिल्कुल ना करें। अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख न करें। मतलब आप कोई बात बता रहे हैं, उसमें कोई एक प्रासंगिक बात बतानी पड़ रही, लेकिन उसको आप बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाएंगे। अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है कि उस बात का उल्लेख किया जाए, तो एक लाइन में या बहुत ही संक्षेप में, या कोशिश करें कि करना पड़े किसी अप्रासंगिक बात का, या करना पड़े तो फिर उस पर विस्तार न हो। और फिर मूल विचार के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को अनदेखा न करें।
है ना? ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अप्रासंगिक वही बात हो जाती है कि अन्य जो सहायक विचार हैं वो आए, वो छूटे ना, लेकिन वो बहुत फैल न जाए, मूल विचार से, केंद्रीय विचार से बड़े ना हो जाए। ये आपको देखना कि नर नारी जन्मते हैं और मरते हैं, ये उदाहरण दिया है, परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये इसमें मतलब आप जो पॉइंट ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं कि मनुष्य का जीवन मरणशील है, जन्म मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्र एक आत्मा है जो जीती। राष्ट्र तो हमेशा रहेगा। आज भारत राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं पहले नहीं थे, आज हैं, कल वो नहीं रहेंगे, लेकिन राष्ट्र, भारत राष्ट्र तो बना ही रहेगा। अभी अभी हम लोगों ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और ये 80 साल का हमारा राष्ट्र हो गया, स्वतंत्र राष्ट्र भारत बने हुए। अभी और 180 साल तक वो रहेगा या और भी ज़्यादा रहेगा, हम नहीं रहेंगे, लेकिन मनुष्य आए जाए, राष्ट्र वैसा ही रहेगा। इसी को आपको और बढ़ा के लिखना है। राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिकों, संस्कृति, साहित्य और ऐतिहासिक चेतना में बसती है। ये कहना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का जो ये वाक्य दिया है, उसमें उनका कहना यही है कि नर नारी जाती हैं, लेकिन उनकी संस्कृति, साहित्य ये है जो राष्ट्र को बनाता है। और व्यक्ति मरता है परंतु उसकी परंपरा कभी नहीं मरती। तो इसीलिए जब पतन होता है या विदेशी आक्रमण होता है तो उसके बाद भी चेतना, जो ऐतिहासिक चेतना है, वो राष्ट्र को पुनः खड़ा कर देती है। जैसे अंग्रेज़ों के आने से, अंग्रेज़ों के 200 वर्षों के शासन में बहुत सारी चीज़ें हमारे पीछे चली गई या नष्ट हो गई, लेकिन आज फिर वो सारे धीरे धीरे उभार हो रहा है, उठ रही हैं। पुरानी जो चीज़ें, हमारी जो परंपरा थी, भारतीय परंपरा, वो जीवित हो रही है। तो मित्रों, ये हुआ आपका संक्षेपण पल्लवन की विषय में बात। आप अपना अध्ययन करें, और अगर आपका कोई प्रश्न इस संबंध में है तो आप hindi@boou.edu.in पर हमें मेल कर सकते हैं। अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स का नाम आप लिखें और लिख करके हमें अपना प्रश्न भेज दें। आपको अवश्य उसका उत्तर मिलेगा। तो अपना अध्ययन आरंभ करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार। स्वाध्यायः